निसीम इज़ेकियल की एक जो पोएम है द बैकग्राउंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड कैजुअली ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो 75 लाइंस का है और 3 पार्ट्स में है। तो ये पोएम जो है वो निसीम इज़ेकियल ने अपने लाइफ के बारे में लिखा है। वो ये एक जैसा कि मैंने कहा ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इस पोएम में निसीम इज़ेकियल एक कैजुअल मैनर में बताते हैं अपने लाइफ के बारे में। जैसे कि वो एक जीव थे और वो कौन से स्कूल में पढ़ते थे, फिर वहाँ पे उन्हें कैसा फ़ील होता था। मतलब उन्हें जो होता था, उन्हें हमेशा एक अलग सा फ़ील होता था उन्हें, मतलब वो इंडिया में थे जबकि वो इंडियन नहीं थे। लेकिन वो इंडिया में ही रहे और उन्हें ऐसा फ़ील होता था जैसे वो सबसे अलग हैं और उन्हें बहुत बुली किया जाता था उनके स्कूल में। तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कैजुअल के बारे में। तो हम अभी डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। बैकग्राउंड कैजुअली इज़ ए सॉर्ट ऑफ पोएटिक ऑटोबायोग्राफी कॉन्सिस्ट ऑफ 75 लाइन्स एंड 3 पार्ट्स। तो बैकग्राउंड कैजुअली जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल है जैसे कि मैंने कहा 75 लाइन्स में है और 3 पार्ट्स में है। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1965 थ्रू कलेक्टेड इन हाइम्स इन डार्कनेस। ये पोएम जो है 1965 में इस पोएम को 1965 में पब्लिश किया जाता था, किया जाता है गया था और ये हाइम्स इन डार्कनेस के कलेक्शन में है। एज द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम इंडिकेट्स, इज़ेकियल विशेज टू बी रेदर कैजुअल अबाउट हिज बैकग्राउंड। वो काफ़ी कैजुअली बता रहे हैं अपने बैकग्राउंड के बारे में। ओवरऑल द पोएम पोर्ट्रेज द पोइट्स अनईजी रिलेशनशिप विद इंडिया। ये जो पोएम है वो ओवरऑल बताता है कि पोइट का जो रिलेशनशिप था इंडिया के साथ वो कितना अनईजी था। द वेरी फर्स्ट लाइन स्टार्ट्स विथ ए सॉर्ट ऑफ समिंग ऑफ हिज पर्सनालिटी। जो पहला लाइन वो लिखते हैं इस पोएम में, वो उनके पर्सनालिटी को बताता है, पोएट, रास्कल, क्लाउन। ये 3 वर्ड से वो अपने पर्सनालिटी को इसमें सम अप कर रहे हैं। ही गोज़ टू कैथोलिक स्कूल, ए मगिंग फ्यू अमॉन्ग द वुल्व्स, क्लियरली डिस्पाइज्ड बाय हिज क्रिश्चियन क्लासमेट्स। तो वो जू थे और उनके क्लासमेट्स थे वो क्रिश्चियन थे। तो वो उसमें अपने आप को बहुत, मतलब जैसा लगता था कि वो वुल्फ के बीच में एक आ चुके हैं। हाँ, ही डजन गेट अलॉन्ग एनी बेटर विथ मुस्लिम्स और हिंदू लेड्स। वो हिंदू और मुस्लिम्स के साथ भी कुछ खास उनका वो गेट अलॉन्ग नहीं कर पा रहे थे। समवेयर द पोइट्स स्पिरिचुअल क्वेस्ट ऑल्सो surfaces. Could I perhaps be ravishant, but what prevails is the enduring skepticism that marks his poetry. The more I searched, the less I found. इसमें उनका स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बारे में भी कुछ है और मेन जो चीज़ है वो उनके स्केप्टिसिज्म के बारे में है। वो जो कहते हैं, द मोर आई फाउंड सर्च द मोर आई फाउंड द लेस आई फाउंड। जितना ही सर्च किया उन्होंने उतना ही कम उन्हें मिला। तो इस पोएम में आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है, देन द इनएविटेबल जर्नी अब्रॉड विद द 3 पीस फॉर कॉम्पेनियनशिप। उनका जो इनएविटेबल जर्नी था 3 पीस के साथ, मतलब जो 3 पी है वो है फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री। इसके साथ उनका कॉम्पेनियनशिप था, मतलब वो फिलोसफिकल थे, पॉवर्टी भी थी उस टाइम, उनके पास बहुत पैसे नहीं थे, और पोइट्री था। बट द रिटर्न इज़ नॉट विदाउट इट्स टेंशन एंड क्वेश्चंस। लेकिन जब वो रिटर्न हुए अब्रॉड, जब गए थे वो, तो तब वो काफ़ी फिलोसफिकल, पोइट्री और पॉवर्टी, यही 3 पीस थे उनके कॉम्पेनियन। और जब वो रिटर्न आए तो भी उनका टेंशन था ही। हाउ टू फील इट होम वॉज द पॉइंट। मतलब उन्हें होम की तरह फील नहीं होता था। ही इवन ट्राइज टू रीड अप एंड इंडिया टू ओन इट अप, बट not with too much success. The sense of otherness when it comes to the majority persists. तो उन्हें एक अदर जैसा फीलिंग होता था। ग्रेजुअली ए सेंस ऑफ पर्पस अनफोल्ड्स। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनका पर्पस क्या है। हाँ, द पॉइंट बिगिन्स टू फील हिज प्लेस इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, रियलाइजिंग वेयर ही कम्स फ्रॉम एंड वेयर ही इज़ हेडिंग। उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो कहाँ से आते हैं और वो कहाँ जा रहे हैं। ही रिक्लेम्स द मेमोरीज ऑफ हिज एंसेस्टर्स बट रियली फाइंड्स मीनिंग इन ड्रीम्स ऑफ वर्ड्स और इन पोइट्री। वो अपने एंसेस्टर के बारे में उनकी मेमोरीज़ को रिक्लेम करते हैं, सोचते हैं, और अपने ड्रीम्स को वो एक पोइट्री के मीडियम से, वर्ड्स में अपने ड्रीम्स को
अपने ड्रीम्स का मीनिंग समझ पाते हैं, मतलब पोइट्री के थ्रू वो अपने पर्पस को ढूंढना चाहते हैं लाइफ में. देर इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑफ वंस limitations, a reconciliation even with a difficult environment. हाँ, वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी रियलिटी को, रिकॉन्साइल करते हैं कि डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट है इंडिया उनके लिए, लेकिन फिर भी वो उसमें रिकॉन्साइल करने की कोशिश करते हैं. हाँ, द इंडियन लैंडस्केप sears my ears, I have become a part of it. Finally a clarity emerges. धीरे धीरे उनको क्लैरिटी होने लगती है कि जो इंडिया में उनका जन्म इंडिया में हुआ था, तो उन्हें धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि नहीं, इंडिया में ही उन्हें रहना है और यही उनका होम है. I have made my commitments now. This is one, to stay where I am, as others choose to give themselves in some remote and backward place. माई बैकवर्ड प्लेस इज़ वेयर आई एम. वो बोलते हैं कि मेरा बैकवर्ड प्लेस वही है जो जहाँ पे है वो. मतलब इंडिया को कोई बहुत मतलब इंडिया को अभी भी बैकग्राउंड ही बैकवर्ड ही समझते थे, लेकिन वो अब चाहते थे कि वो अब मतलब समझ चुके थे कि उनका होम इंडिया ही है और वो इंडिया में ही रहना चाहते हैं. द पोइट्स एटीट्यूड टू हिज होम इंडिया डज नॉट नेसेसरली चेंज. ही डज नॉट रिगार्ड इट इन पॉजिटिव टर्म्स. वो अभी भी इंडिया को पॉजिटिव टर्म्स में रिगार्ड नहीं कर रहे थे. इट इज़ स्टिल ए बैकवर्ड प्लेस, बट देयर इज़ ए रियलाइजेशन दैट ही बिलोंग्स टू इट एंड मस्ट कॉन्सिक्वेंटली गिव हिमसेल्फ टू इट. धीरे धीरे उन्हें लेकिन रियलाइज़ हो जाता है कि वो इसी प्लेस में बिलोंग करते हैं और उन्हें यहीं पे रहना है, यहीं पे अपने आप को इसी प्लेस को देना है. एंड दिस रियलाइजेशन गिव्स हिम द पीस दैट ही हैज़ सॉट. और ये रियलाइजेशन से उन्हें वो पीस मिलता है जो उन्हें मिला नहीं था शुरू से, बचपन से. द रिजोल्यूशन ऑफ एजैक्वेल्स आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ रेदर इंस्ट्रक्टिव when we compare it with that of others. While many other diaspora and expatriate writers have found themselves unable to commit themselves either to India or to their adopted country, and indeed made maximum capital, literary or otherwise, of this in between state, Ezekiel points to the opposite path of throwing in one's lot with one's immediate surroundings.